जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. शनिवारची रात्रीची 8 वाजताची वेळ म्हणजे राजमंत्रची वेळ. पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याकडून राजकीय भविष्यवाणी ऐकण्याची वेळ हे आपल्याला सगळ्यांना आता माहिती झालंय. त्यामुळे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. एक असा कार्यक्रम ज्या कार्यक्रमातली भविष्यवाणी 100% खरी होत असते. पुन्हा एकदा पंडित राजकुमार शर्मा राजमंत्रमध्ये आपल्याबरोबर आलेले आहेत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार. और पंडित जी, आज हम चाहेंगे आपसे कि आपकी सटीक राजकीय भविष्यवाणी तो होती है, हमें सबको मालूम है, लेकिन आज हम आपसे कोई भविष्यवाणी ऐसी नहीं, किसी घटना पर के आधारित भविष्यवाणी नहीं सुनना चाहेंगे. दो ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे. बिल्कुल. आपने गेस कर लिया होगा, एक जिनका जन्मदिन कल हमने सबने मनाया और एक जिनका आने वाले हफ्ते में मनाने वाले हैं. 12 तारीख को. 12 तारीख को, बिल्कुल 12 तारीख को मनाने वाले हैं. लेकिन शुरुआत जो है एक ऐसी घटना के बारे में, क्योंकि सब लोग जानना चाहते हैं. पिछले हफ्ते में हमने अगर देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी ने कहा बिल्कुल कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता. हाँ. और एक तरफ वो कह रहे थे विरोधक होकर कि हमें, विपक्ष दल से होकर कि हमें बोलने नहीं दिया जाता. तो आज नरेंद्र मोदी जी भी कह पड़े जी कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो मैं अब जनसभाएं लेकर आपको संबोधित करके सीधे आपके घर पे बोलने आ जाऊंगा, आपके सामने मेरा पक्ष रखूंगा. तो ये जो मुझे भी हंसी आ रही है एक्चुअली. अगर दोनों एक कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, तो कौन है जो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, दे रहा है इनफैक्ट संसद में. तो ये जो विपक्ष और सरकारी पक्ष में ये जो अनबन बनी हुई है, क्या ये ऐसे ही चलेगी? ये पूरा सेशन तो खत्म होने को आया. देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात का आपको जानकारी देना चाहता हूं कि राहुल जी कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, और नरेंद्र मोदी हैं जो सदन में जाने को तैयार नहीं है. अभी बोलने किसको नहीं दिया जा रहा, ये एक बड़ी विडंबना है. देखिए राहुल जी, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता. आप ऑलमोस्ट अध्यक्ष हैं. मिसेस सोनिया गांधी जो इस वक्त अध्यक्षा हैं, उनके सपुत्र हैं, गांधी फैमिली के चिराग हैं. आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता. आपको बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल. मैं तो ये कहते आया हूं कि 17/4/2017 के बाद राहुल गांधी की कुंडली में ऐसी ग्रह दशा आएगी कि जो बोलने के समय वो गलतियां करते हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टा हो जाएगा. नरेंद्र मोदी गलतियां करनी शुरू कर देंगे और राहुल गांधी गलतियां बंद कर देंगे. और ये अभी से दिखने को आ रहा है. कहीं ना कहीं कुछ मंच के भाषणों में श्री नरेंद्र मोदी जो हैं, कोई ना कोई ऐसी भाषा का उपयोग कर देते हैं जैसे कि मैं तो फकीर हूं, झोला पकड़ के चला जाऊंगा. ये देश आपके समर्पित किया हुआ है. इस 125 करोड़ लोगों ने आपके कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी हुई है, और आपने ये खुद जिम्मेदारी अपने हाथ में ली हुई है. जब आपने आरएसएस का झंडा हाथ में लिया था, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, उस वक्त से तो झोला पकड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है. नरेंद्र मोदी साहब को भी और राहुल जी को चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश, जनता, लोग इंसाफ मांगते हैं. यहाँ पर ज्योतिष का शो है, ये एस्ट्रोलॉजी के 9 ग्रहों पर आधारित शो है. इसलिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है. नरेंद्र मोदी की वृश्चिक राशि है जिसके ऊपर 7.5 लगी हुई है. राहुल गांधी की धनु राशि है जिसके ऊपर 7.5 लगी हुई है. इसलिए दोनों अपनी राजनीति के माध्यम से लोगों तक अपनी भाषा अलग अलग माध्यम से पहुंचा रहे हैं. बिल्कुल. वो बाहर खड़े होकर पहुंचाते हैं, ये स्टेज के ऊपर चढ़ के पहुंचाते हैं. जी हाँ, लेकिन पंडित जी, बात ये है कि ये जो बहस है हमें अच्छी लगती है अगर वो संसद में होती, क्या संसद बात, भवन बहुत में बड़ी होती. बात आपने उठाई. तो ये क्या हमें संसद में ऐसी बहस, भले वो सरकार पक्ष में कोई और हो, मोदी जी हो कोई और हो, और विपक्ष में राहुल जी हो कोई और हो, क्या संसद में ये बहस हमें होती दिखेगी? देखिए, इवेंचुअली 18 तारीख तक सदन है, संसद है. जी हाँ. 18 तारीख से पहले नरेंद्र मोदी एक बार जरूर सदन में आएंगे, ये पक्की बात है. दूसरी बात ये है कि वो अपनी भाषा और अपनी बातों को किस तरह लोगों के सामने रख पाते हैं, इसके ऊपर मुझे शंका है. क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में इस वक्त अगर हम देखें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है, और कहीं ना कहीं
मंगल की राशि में जब भी चंद्रमा बैठा होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि है, कहीं ना कहीं आदमी कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है। अभी ये डिमोनेटाइजेशन की गलती है या नहीं है, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर राहुल गांधी की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं 17/1/2017 तक चंद्रमा की महादशा खत्म और मंगल की महादशा शुरू, और कहीं ना कहीं वातावरण राहुल गांधी की कुंडली में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है। माहौल कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की और पंजाब की और गोवा की प्रेडिक्शन भी हम करेंगे, मगर कहीं ना कहीं ये दो बड़े नेता यहाँ पर इस वक्त भी मैं ये कहूँगा कि अगर बोलने की बात करें, बुद्धि बुद्धम प्रदाताराम होम वंश प्रवर्धनम, माननीय नरेंद्र मोदी का बुद्ध अगर हम देखें तो डेफिनेटली इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी भाषा से अच्छे को भी बुरा, बुरे को भी अच्छा साबित कर सकते हैं। और ये आपने देखा हुआ है, उनकी भाषा में धारा प्रवाह हिंदी, शुद्ध हिंदी, और लोगों की मन की बात करने वाला एक प्राइम मिनिस्टर अगर देश को मिला है तो वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आज आप ही के कलर का कुछ कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ता नहीं कोट पहना हुआ था, जब आज उन्होंने सभा को भाषण कर रहे थे। वो उनकी स्पेशल गरवा की एक ड्रेस है। हाँ। मगर डेफिनेटली ये भी भगवा है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी भगवा कलर कह लीजिए, आरएसएस का भी, शिवसेना का भी, मगर हिंदू धर्म का भी, साथ में कहीं ना कहीं ग्रहों की रचना भी इस तरह की हुई है। मगर कहीं ना कहीं राहुल जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं वो प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। जो उनकी भाषा बोलते समय जो गलतियां करते थे, दूध का दूध या पानी का पानी या छोटी मोटी गलतियां करते हैं, वो हर आदमी से होती हैं। कहीं ना कहीं उनसे वो गलतियां कम होने लगेंगी। आज पहली बार राजीव गांधी एक बात बोले कि अगर मुझे संसद में बोलने दिया जाए तो मैं भूकंप खड़ा कर दूंगा। जी हाँ। लोगों को अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। मगर मित्रों, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है और ग्रह दशा राहुल गांधी की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देती है। 17/4/2017 के बाद राहुल गांधी को आप इसी तरह बोलते हुए देखेंगे, मंचों पर, संसद में, और लोगों के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। एक समय था जैसे मिसिज इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे, राहुल जी के भी बहुत से नाम रखे गए हैं, उपनाम रखे गए हैं। मोदी जी के भी बहुत से नाम रखे गए थे 2014 में, हिटलर है, मुसोलिनी है। मगर मित्रों, ग्रह दशा अपनी चाल चलती है। वातावरण जब आपकी तरफ अच्छा होता है, ग्रह जब आपकी तरफ अच्छे होते हैं तो रंक राजा बन जाता है, और जब बुरे होते हैं तो राजा रंक बन जाता है। बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जेल के पीछे चले जाते हैं। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत इमरजेंसी के दौरान अंदर चली जाती हैं। इसलिए ग्रह दशा के साथ जरूर लड़ना नहीं। अति आत्मविश्वास मोदी जी हो, राहुल जी हो, सोनिया गांधी हो, उनके लिए क्षति पहुंचा सकता है। पंडित जी, राहुल गांधी जी के उनकी कुंडली के बारे में तो आपने विस्तार से बात की। मैंने ऐसे सुना है कि अगर मेरी कुंडली समझो आपको मैं दिखाऊं तो आप मेरे माता पिता की कुंडली देखकर भी मेरी कुंडली का अंदाजा लगा सकते हो जी। तो राहुल गांधी जी के कुंडली की भी तो आपने बात कर ली, तो क्या उसका उनसे आप सोनिया गांधी जी की कुंडली का कुछ असर बता सकते हो? क्योंकि कल तो हमने जन्मदिन मनाया है उनका, सब भारतवर्ष ने मनाया है, कांग्रेस ने मनाया है, तो उनके लिए ये नया साल, उनके जीवन का नया साल कैसा बीतने वाला है? देखिए, इसमें राहुल की कुंडली से सोनिया जी की कुंडली की तरफ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनका सही जन्म तारीख और सही समय और देश परिस्थिति सब लिखा हुआ है। सोनिया गांधी का जन्म 9/12/1946, 9/12/1946 को तुरिन, इटली के एक छोटे से गांव, पहाड़ी एरिया में तुरिन में हुआ। उनकी मिथुन राशि है, साथ में कर्क लगन है। मित्रों, इंदिरा जी का भी कर्क लगन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कर्क लगन था। कर्क लगन के बड़े बड़े नेता होते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। आप देखेंगे कभी भी सोनिया गांधी जी का चेहरा, हमेशा आप उनकी आंखों को टिमटिमाते देखेंगे, रेस्टलेसनेस रहती है उनमें। मगर वो किसी ना किसी तरह किसी उद्देश्य के लिए रहती है, किसी अपनी, क्या ये महत्वाकांक्षा है? महत्वाकांक्षा है। रेस्टलेसनेस जो है वो, देखिए, भय भिन्न प्रीत न होए। पहले सबसे तो सोनिया जी को विश वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम राजमंत्र की टीम्स की तरफ से, हमारे महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र की पूरी
टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत दीर्घायु भव, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, सुख संपदा। आपने कांग्रेस को जिस तरह पुनर्गठित किया, जिस तरह कांग्रेस को एक नया चेहरा दिया राजीव जी की मृत्यु 1991 होने के बाद, ये एक डेफिनेटली स्मरणीय और प्रशंसनीय है। देश को वापस गठित किया, पार्टी को वापस गठित किया, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई। इसलिए हमारे देश की पुत्र वधू को सबसे पहले बधाई देता हूं मैं। और कर्क लगन शनि उनकी लगन में बैठा हुआ है। और मित्रों, वो पति के घर को देखता है। गुरु की महादशा में उनकी शादी राजीव गांधी से हुई। उसके बाद में राजीव जी बहुत देर फ्लाई करते रहे। मिसिस इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनको राजनीति में विवशता से कदम रखना पड़ा। मगर कहते तैयार हैं नहीं थी पहले नहीं थे तैयार। बिल्कुल। मगर सोनिया जी उनसे भी ज़्यादा संकुचित थी कि आप राजनीति में मत जाइए। मगर कहते हैं भाग्य अपनी चाल चलता है, अपनी कदम चलता है। कहीं ना कहीं आप जो नहीं करना चाहते हैं वो हो जाता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है। इसी तरह सोनिया गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने ना चाहते हुए भी राजीव गांधी ने राजनीति ज्वाइन की, देश के पंत प्रधान बने। और सोनिया जी पंत प्रधान की सौभाग्यवती पत्नी बनी। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ने ऐसी चोट पहुंचाई कि 1991 ऐसा समझ लीजिए कि शनि की महादशा खत्म होते होते उनकी कुंडली में राजीव गांधी जो है उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। देश के लिए उनकी जान जो है न्यौछावर हो गई। उन्होंने वापस 1991 के बाद 3-4 साल के मौन के बाद अपना मौन व्रत तोड़ा, ऐसा समझ लीजिए, और कांग्रेस को पुनर्गठित किया और कांग्रेस को वापस सत्ता पर लाई। 2003 में मनमोहन सिंह, 2009 तक वापस 2004 में मनमोहन सिंह, 2009 में फिर मनमोहन सिंह। सत्ता पर आने के बाद में देश में बड़े बड़े कार्य किए, मगर अपनी सेहत, अपनी तबीयत को ध्यान नहीं दिया। 2009 में इस तरह का वातावरण बना कि प्रधानमंत्री का पद छोड़कर उन्होंने देश की सेवा में समर्पण करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मित्रों, इसलिए मैं इस स्त्री को प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं जिन्होंने इस अपने देश के लिए, अपने पति की कुर्बानी के लिए, अपनी सास की कुर्बानी के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना सुख छोड़ दिया, अपनी चैन छोड़ दी, वापस पुनर्गठित होकर देश में सत्ता में कामयाब हुई। 2014 में पराभूत हुई। आज के दिन अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो बुध की महादशा उनकी लगी हुई है। कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी से मेरा एक ही अनुरोध है कि ये जो ईसोफेगस है, आज तक 3-4 बार उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। विशेषतर 2017 में 18 अप्रैल 2017 से लेकर 18 दिसंबर 2017 तक उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है छोटा मोटा कोई लेज़र ऑपरेशन भी उनके लिए उनको हो जाए। और कहीं ना कहीं वातावरण जो है सेहत को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ेगा उनको। अदरवाइज 2019 के इलेक्शन में पॉसिबल है कि सोनिया गांधी अपने पुत्र राहुल गांधी को अगले ही साल अध्यक्ष बनाने के बाद में सत्ता में फिर कामयाब हो जाएं। एक गठबंधन सरकार बनेगी जिसमें मेरे 2 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, एक राहुल राजीव गांधी और एक नीतीश कुमार। मगर तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप मुझे बाहर पूछ रही थी कि सोनिया जी की कुंडली में पंचम भाव का कुछ पूछ रही थी। एक्चुअली बिल्कुल पूछ रही थी कि उनके संतान के लिए आने वाले साल कैसे रहेंगे। राहुल के बारे में तो हमने बात की, प्रियंका गांधी क्या एक्टिव होती हुई दिखती है राजनीति में? देखिए, 2002 से मैं ये कहता आया हूँ कि 2016 में प्रियंका गांधी जो है इस देश में सक्रिय राजनीति में आ जाएंगी। और इस बार ये दिख रहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में प्रियंका वडेरा जो है वो साफ साफ इस देश की राजनीति में आ सकती है। मित्रों, ये सलाह नहीं है, ये एक ज्योतिषीय गणना है कि अगर कांग्रेस और सोनिया गांधी सब जन मिलके प्रियंका को 2019 का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर देते हैं और राहुल गांधी को अध्यक्ष बना देते हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की सीटों में कम से कम 50% इजाफा आएगा। और कहीं ना कहीं
यस, क्योंकि जब प्रियंका, जिस भविष्यवाणी के लिए हम रुके हुए थे प्रोग्राम की शुरुआत से, वो हो रही है। क्योंकि 2 कैंडिडेट थे, आपने कल मुझे बोला कि ऐसा ऐसा ये करेंगे, हाँ, तो कहीं ना कहीं जो आपका सवाल है उसका उत्तर ये है कि तीसरा कैंडिडेट मेरे सामने एक खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, वो है स्त्री। उस स्त्री का नाम है प्रियंका वडेरा। मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि प्रियंका वडेरा में इस देश के लोग इंदिरा गांधी देखते हैं। हाँ। उनकी चाल में, उनकी साड़ी के स्टाइल में, उनकी बातों में, उनकी हेयर स्टाइल में कहीं ना कहीं लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी नज़र आती हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये मेरी सलाह सोनिया जी तक या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप गौर कर सकते हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को झोपड़ी से उठाकर एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया था। एक अच्छे ज्योतिषी की, एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे पंडित की सलाह जो है, डेफिनेटली वो खुद भी पंडित परिवार है, कहीं ना कहीं इस बात में बहुत बड़ा दमखम और ये सुझाव है मेरा आपकी तरफ से। बिल्कुल। पंडित जी, वैसे तो समय हो चला है कि हम यहाँ रुके प्रोग्राम में, लेकिन क्योंकि 12 तारीख को शरद पवार जी भी अपना जन्मदिन जो है मनाने वाले हैं, तो शरद पवार जी की कुंडली इस वक्त क्या कहती है, हम संक्षेप में आज इसके बारे में बात करेंगे, अगले हफ्ते में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, शरद पवार साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो मेष राशि 12/12/1940 में उनका जन्म हुआ। मेरी भी मेष राशि है। अरे वाह, तो आप भी बहुत जिद्दी होंगी। जिद से आदमी कुछ भी जीत सकता है। हिटलर ने जिद से बहुत कुछ कर दिया। जिद से आदमी कुछ भी जीत सकता है। और जिस आदमी में जिद है, जिद उद्देश्य से होनी चाहिए, बेसलेस जिद नहीं चाहिए। शरद पवार के अंदर कभी भी बेसलेस जिद नहीं आई। आपने देखा होगा, एकदम गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व। 12/12/1940 मेष राशि बारामती में उनका जन्म हुआ। और बड़ी खूबसूरत बात है कि 8 नंबर, यानी वृश्चिक लगन में बैठे हुए इस वक्त शनि जो हैं, उनको भी तबीयत के लिए आगाह करते हैं कि ही शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ इन नेक्स्ट ईयर। मगर शरद पवार साहब ने, आपने बोला संक्षिप्त में बोलो, हाँ। अपनी शरद पवार कांग्रेस भी बनाई थी और कहीं ना कहीं वसंत दादा पाटिल के शिष्य होने के साथ साथ में इन्होंने कांग्रेस को हमेशा प्रेम किया। जब इन्होंने 1999 में एनसीपी का गठन किया, तब भी इन्होंने इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के गुण गाए, क्योंकि उन्होंने नाम ही ऐसा रखा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। मतलब वो कांग्रेस ही जीवन भर रहे। और अपनी नई पार्टी बनाने के बावजूद भी, जब भी उन्होंने पहले भी कांग्रेस एस बनाई तो भी कांग्रेस का नाम रखा, और 1999 में भी उन्होंने कांग्रेस का नाम अपनी पार्टी से नहीं तोड़ा। सोनिया गांधी और शरद पवार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात तय है कि हम एक टेबल पर बैठकर खा नहीं सकते हैं, मगर हम एक संसद में बैठकर राज्य जरूर कर सकते हैं। कंपैटिबिलिटी 82% है 100 में से। इसलिए बेशक कितने भी विरोधाभास आपस में खड़े हो जाएं, आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है आपस में वापस सत्ता में कई जगहों पे, कई शहरों में आती हुई आपको दिखाई देंगी। इसलिए शरद पवार साहब को अगले साल विशेषतर फरवरी, मार्च, अप्रैल में अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और 2018 में जून, जुलाई, अगस्त, इन 3 महीनों में अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो दवाई टाइम के ऊपर लीजिए, डॉक्टर को बरोबर सलाह लेते रहिए। आपके जैसे दिग्गज और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी हस्ती को मैं प्रणाम करता हूं। एंड आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मच बिफोर 12th of December, जो आपका जन्मदिन है। आपके जैसे नेताओं को इस देश की आवश्यकता है। आप दीर्घायु हो, आपको आरोग्य प्रदान हो, यही एज ए पंडित, एज ए ब्राह्मण मेरी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। बिल्कुल। पंडित जी, जिस भविष्यवाणी का हमें इंतजार था वो हुआ। हमें कुछ राजकीय हस्तियों के बारे में आपसे जानना था, आपने काफ़ी कुछ कह दिया है इस एपिसोड में। और शनिवार को, आने वाले शनिवार को ज़रूर विस्तार से आपसे सुनेंगे कि राष्ट्रवादी के लिए उनका ये जन्मदिन के बाद क्या असर पड़ता दिखता है। आज लेकिन यहीं पर रुकना पड़ेगा क्योंकि समय हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, हिस्सा लिया है आपने इस प्रोग्राम में और हमें मार्गदर्शन किया कई सारे मुद्दों को लेकर। आत्ता वेळ झाली आहे कार्यक्रमात इथेच थांबण्याची। मित्रांनो, राजमंत्रमध्ये आज इथेच
इथेच थांबतोय. पुढच्या शनिवारी हे काही विषय आजचे राहिलेले आणि नवीन राजकीय घडामोडी या सगळ्यांचा परामर्श जरूर घेणार आहोत पुढच्या शनिवारी. तोपर्यंत पाहत रहा जय महाराष्ट्र.